हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को किसने प्रपोज़ किया था, इसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं, क्या क्या टेक्निक्स आते हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या क्रिटिसिजम्स किए गए हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिके में प्रपोज़ किया था। मतलब इसके प्रपोज़र हैं फ्रेडरिक विल्सन टेलर। पर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो वर्ड है उसे कॉइन लुइस ब्रैंडीज़ ने किया था और आगे चलकर टेलर ने इस टर्म का यूज़ अपने ऐसे कुछ साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स को प्रपोज़ करने के लिए किया था जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। मतलब टेलर ने कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स को प्रपोज़ किया था जिससे हम ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और स्टूडेंट्स, टेलर ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को प्रपोज़ करने में और इसको डेवलप करने में। तो इसीलिए टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एंड इसीलिए स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलरिज्म भी कहा जाता है। टेलर के नाम से ही टेलरिज्म पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हिंदी में भी स्लाइड्स दे रखी हैं। अगर आपको अपने हिंदी में भी नोट्स बनाने हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम जान लेते हैं कि टेलर ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। सबसे पहली बुक इन्होंने लिखी है अ पीस रेट सिस्टम 1895 में, फिर शॉप मैनेजमेंट 1903 में, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906 में एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, मतलब 1911 में लिखी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इन सारी बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है। मतलब जो सबसे पहले बुक टेलर ने लिखी है उसे सबसे ऊपर लिखा है मैंने, और जो बाद में लिखी है उसे सबसे नीचे। यहाँ पे डेट्स भी दे रखी हैं। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में बुक्स को कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लिया जाता है कि बुक्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना होता है। तो इसलिए आपको ना बुक्स हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखनी होती है। तो यहाँ पे आपको डेट याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट क्रोनोलॉजी में याद रखें कि हाँ, पहले इन्होंने ये वाली बुक लिखी, फिर दूसरी उन्होंने कौन सी बुक लिखी। ये सब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रहना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इन बुक्स के नेम को इंग्लिश में ही याद करना होगा। मतलब इन्हें जो है ट्रांसलेट करके आपको याद नहीं करना है, क्योंकि पेपर में भी बुक्स इंग्लिश में ही पूछी जाती है, चाहे हिंदी मीडियम का पेपर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको इन बुक्स के नेम्स को ट्रांसलेट नहीं करना है, ना तो फिर पेपर में प्रॉब्लम आ सकती है। मैनेजमेंट इज़ अ ट्रू साइंस एज इट रेस्ट्स on clarity fixed laws, rules and principles which has universal applicability in all principles of organizations. इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट एक ट्रू साइंस है। मतलब टेलर ये बताते हैं कि मैनेजमेंट एक ट्रू साइंस है जिसमें फिक्स्ड लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन्हें हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर फील्ड में, हर ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टेलर ने एक कोट भी दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेलर ने यही बोल रखा है कि ऐसे सेम प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिन्हें हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर फील्ड में, मतलब वो अप्लाई हो सकती है। हमें ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स को डेवलप करना होगा। इट स्ट्रेस्ड अपॉन स्पेशलाइजेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी, technical competence and rationality for improving the organizational efficiency and economy. यहाँ पे टेलर ये कह रहे हैं कि हमें स्पेशलाइजेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी, टेक्निकल कम्पीटेंस, रैशनैलिटी पे स्ट्रेस देना चाहिए, जिनसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे इट फोकस्ड ऑन लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये लोअर लेवल पे फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशन के। लोएस्ट लेवल का मतलब है शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर या लोएस्ट लेवल क्या है? लोएस्ट लेवल या शॉप फ्लोर एक ऑर्गेनाइजेशन की ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। मतलब यहाँ पे फैक्ट्री हो गई, वो हमारी लोएस्ट लेवल होगी। फैक्ट्री में जहाँ पे भी जो वर्कर्स हैं वो किसी सामान को बना रहे हैं तो वो हमारा लोएस्ट लेवल हो गया। तो उसी पर ही साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फोकस करती है। यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम जान लेते हैं सोल्डरिंग फेनोमेनन। ये सोल्डरिंग क्या है? टेलर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इंडस्ट्री में तो उन्होंने वहाँ पे सोल्डरिंग को देखा, सोल्डरिंग फेनोमेनन को देखा। अब ये सोल्डरिंग क्या है? सोल्डरिंग ऐसी टेंडेंसी होती है
जिसमें वर्कर्स का जो उत्पादन करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो सोल्डरिंग का सिंपली ये मतलब है कि वर्कर्स की ऐसी टेंडेंसी होती है जिससे कि जो आउटपुट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे टेलर दो तरीके के सोल्डरिंग की बात करते हैं, एक नेचुरल सोल्डरिंग और एक सिस्टमैटिक सोल्डरिंग। अब ये नेचुरल सोल्डरिंग क्या होती है? नेचुरल सोल्डरिंग, जैसे नेचुरल से ही पता चल रहा है, इसमें वर्कर की आदत ही यही है कि वो जो है उनका काम पे ध्यान कम लगता है, लेज़ी रहते हैं काम पे और कोई भी काम पे फोकस ही नहीं करते हैं, तो वो हमारी नेचुरल सोल्डरिंग में आ जाता है। और दूसरा है सिस्टमैटिक सोल्डरिंग। सिस्टमैटिक सोल्डरिंग का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा नहीं है, मतलब एनवायरनमेंट ही एकदम बेकार है, मतलब अच्छे से फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही वर्कर्स को, पानी की सुविधा नहीं है, फैंस नहीं है, लाइट्स नहीं है, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है जो कि वर्कर को मोटिवेट नहीं कर रहा उसको काम को करने के लिए, मतलब वर्कर को मोटिवेट ही नहीं कर रहा उसका एनवायरनमेंट कि वो अच्छे से काम करे। तो इसीलिए टेलर ने यहाँ पे ये सोचा कि हम जो है इस सोल्डरिंग को कम करके, ये जो सोल्डरिंग है उसे कम करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। मतलब टेलर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक टेक्निक से हम इस सोल्डरिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये हिंदी में स्लाइड है, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। टेलर ने यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनकी मदद से हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सो एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को भी जान लेते हैं। यहाँ पे टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो आपको इन चारों प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे पहला प्रिंसिपल है डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ मैंस वर्क विच रिप्लेसेस द रूल ऑफ थंब मेथड। तो यहाँ पे टेलर ने क्या कहा है कि यहाँ पे टेलर ने ये कहा है कि काम करने का मतलब जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उस काम करने का कोई ऐसा तरीका, ऐसा साइंटिफिक तरीका ढूंढना होगा जिससे कि वो एकदम अच्छे से काम कर सके और जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़े। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक बेस्ट वे ढूंढना होगा किसी भी काम को करने का, ठीक है, जो कि हमारे रूल ऑफ थंब मेथड को रिप्लेस कर सके। रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब मतलब एक पुराना तरीका, जैसे जो अभी तक वर्कर्स फॉलो करते हुए आ रहे थे, मतलब पुराना तरीका था जो अभी तक वर्कर्स फॉलो करते हुए आ रहे थे, तो उससे कोई भी एफिशिएंसी तो थी नहीं उस तरीके में जिससे अभी तक वर्कर काम कर रहे थे, तो उसे रिप्लेस करना होगा, रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करना होगा। मतलब वो जो पुराने तरीके हैं जो वर्कर्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें रिप्लेस करके ऐसा एक बेस्ट वे ढूंढना होगा जिससे हम जिसका यूज़ करके वर्कर्स अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल को जान लेते हैं, साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड ट्रेन टीच एंड डेवलप वर्कमैन। तो यहाँ पे ये कह रखा है टेलर ने कि हमें वर्कर्स को साइंटिफिकली चुनना होगा, मतलब साइंटिफिकली हमें वर्कर्स को चुनना होगा, सिलेक्ट करना होगा और उन्हें ट्रेन करना होगा, टीच करना होगा और उनको डेवलप करना होगा। सो ये तो सिंपल था। अब हम नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल देख लेते हैं, मैनेजमेंट शुड फुल्ली कोऑपरेट विद वर्कर्स। मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स का फुल्ली कोऑपरेशन होना चाहिए, जो मैनेजर है और वर्कर है उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों साथ में मिलके काम करने चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रखा है इसमें। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल जान लेते हैं, there must be equal division of work and responsibilities between management and workman। सो यहाँ पे टेलर ने ये कह रखा है कि equal division होना चाहिए वर्क का between management and workman, मतलब मैनेजर और वर्कमैन के बीच में equal division होना चाहिए सभी कामों का। और यहाँ पे अब आती है बात मेंटल रिवॉल्यूशन की। टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन की बात की है। अब ये मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे टेलर ने ये बात करी कि जो वर्कर है और मैनेजर है उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ जो है काम करेंगे। यहाँ पे हिंदी में भी स्लाइड दे रखी है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की। अब ये टेक्निक्स क्या है और ये क्यों आ गई इसमें? टेक्निक्स ये ऐसी टेक्निक्स है जिनका यूज़ करके हम उन प्रिंसिपल्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अभी प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। अब इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करना है, तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए टेलर ने टेक्निक्स बता रखी हैं। सो यहाँ पे फंक्शनल फॉरमैनशिप में क्या बात कर रखी है टेलर ने कि यहाँ पे वर्कर के ऊपर 8 सुपरवाइज़र होने चाहिए।
8 सुपरवाइज़र होने चाहिए जो वर्कर को गाइड कर सकें, मतलब सुपरवाइज कर सके, गाइड कर सकें। तो इसमें इन 8 में 4 तो प्लानिंग करने वाले होंगे, 4 करेंगे प्लानिंग जो कि प्लानिंग रूम में रहेंगे, और 4 रहेंगे वर्कर्स के साथ जो कि वर्कर्स को बताएंगे कि उन्हें कैसे कैसे काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे जो प्लानिंग रूम में बैठेंगे 4 सुपरवाइज़र, और ये है हमारे जो वर्कर्स के साथ रहेंगे। ये 4 है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस। ये 4 जो है हमारे वर्कर्स के साथ रहेंगे जो वर्कर्स को सुपरवाइज करेंगे या फिर गाइड करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टेक्निक देख लेते हैं। ये हिंदी में है, यहाँ पे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे। तो यहाँ पे मोशन स्टडी का मतलब होता है कि यहाँ पे मोशंस, यहाँ पे काम को करने का एक बेस्ट वे जो है यहाँ पे ढूंढना है। मोशन स्टडी, हमें सारे काम को पहले स्टडी करना होगा कि क्या क्या काम हो रहा है, मतलब क्या क्या काम वर्कर्स कर रहे हैं। तो उन्हीं काम को करने का एक बेस्ट तरीका ढूंढना होगा, एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिनसे वो काम कर सकते हैं, मतलब ऐसा बेस्ट तरीका और ऐसे बेस्ट टूल्स को ढूंढना होगा जिनसे वर्कर काम कर सकते हैं और उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो मोशन स्टडी का मतलब सिंपल ये है कि ऐसे जो है वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं पहले उन्हें स्टडी करो कि हाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, फिर एक ऐसा बेस्ट तरीका ढूंढो जिनसे वर्कर्स वो काम कर सकते हैं, या फिर ऐसे बेस्ट तरीके के साथ साथ ऐसे टूल्स भी फाइंड आउट करो जिनसे वर्कर्स, जिनका यूज़ करके वर्कर्स अच्छे से काम कर सकते हैं, आउटपुट अच्छा निकाल सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी भी यही है कि किसी भी काम को करने का एक स्पेसिफिक टाइम को निर्धारित करना है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर काम है उसको 1 घंटे में करना है तो करना ही है, मतलब तो ऐसे जो है फिक्स कर देना टाइम को, तो वो आता है हमारा टाइम स्टडी में। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। अब ये डिफरेंशियल पीस रेट प्लान क्या है? पे प्लान होता है ये, मतलब हम किस तरीके से वर्कर को पे करेंगे। हम यहाँ पे एक गोल सेट कर देते हैं कि इतना वर्कर इतना काम करेगा तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, अगर इस गोल से ज़्यादा काम करेगा तो कितने पैसे मिलने चाहिए। तो ये एक तरीके से पे प्लान है, मतलब उसको पेमेंट कितनी मिलेगी, उसको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर जिस वर्कर ने ज़्यादा काम किया तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिस वर्कर ने कम काम किया तो उसको कम पैसा मिलेगा। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो वही चीज़ आती है डिफरेंशियल पीस रेट प्लान में। अब नेक्स्ट है एक्सेप्शन प्रिंसिपल्स। यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंसिपल्स में क्या है? एक्सेप्शन प्रिंसिपल्स में यही है कि यहाँ पे जो मैनेजर है वो एक डेली टास्क को सेट कर देगा। जो वर्कर उन डेली टास्क को कंप्लीट कर लेगा तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, और ना तो जिन्होंने वो टास्क को, जो डेली टास्क मिलते हैं उन्हें नहीं किया फुलफिल, तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, मतलब पेनल्टी होगी उनको। तो यहाँ पे हमारी सारी जो टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की वो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचनाएं क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। सो पहली आलोचना यहाँ पे ये है कि ये जो है सिर्फ शॉप फ्लोर पर ही फोकस करता है, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट में सिर्फ वर्कर के लेवल पे, मतलब सबसे नीचे लोएस्ट लेवल पर ही फोकस किया जाता है। मतलब और जो ऊपर के लेवल्स हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग कैसी हो रही है ना, ऊपर के जो लेवल्स हैं, मतलब ऊपर के लेवल पे ध्यान ही नहीं दिया गया है, लोएस्ट लेवल पे, मतलब जो वर्कर है उसके लेवल पे ही ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आता है इट ट्रीटेड वर्कर्स एज मशीन, मतलब इसमें जो है वर्कर्स को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल, मतलब वर्कर ने ज़्यादा काम किया तो उसको ज़्यादा पैसा, कम काम किया कम पैसा। मतलब अगर वर्कर बीमार है तो उसकी कोई भी, मतलब उसकी फीलिंग्स को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ मशीन की तरह उसे काम करवाया जा रहा है। ज़्यादा काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है कि कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है वर्कर्स की फीलिंग्स की, इमोशंस की, उनके पेन की, सिर्फ काम पे ही ध्यान है कि हाँ काम करेंगे तो मिलेगा पैसा, नहीं करेंगे तो भाड़ में जाओ। नेक्स्ट है, इसमें जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक ही तरीके का मोटिवेशन है कि पैसे दो मोटिवेशन मिलेगा। मतलब यहाँ पे टेलर ये समझते हैं कि वर्कर का मोटिवेशन सिर्फ एक ही चीज़ है, पैसा। तो अगर वर्कर अच्छे काम करेंगे, मतलब अच्छे से काम करेंगे, मतलब ज़्यादा काम किया वर्कर ने, तो उन्हें जो है मोटिवेशन के तौर पे ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। तो टेलर यहाँ पे ये सोचते हैं कि जो मोटिवेशन है ना, एक ही मोटिवेशन है, सिर्फ इकोनॉमिक, मतलब उन्हें पैसा दो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। मतलब उनकी सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, मतलब उससे रिलेटेड तो कोई मोटिवेशन उन्हें मिल ही नहीं रहा।
टेलर का ये मानना है कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर ही है एक, जिससे जो वर्कर्स हैं उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। मतलब पैसा दोगे तो मोटिवेट हो जाएंगे वर्कर्स, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल और साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है ना मोटिवेशन में, वो भी बहुत काम करते हैं। मतलब सोशली और साइकोलॉजिकली भी जो है वर्कर्स को मोटिवेट करना ज़रूरी है, पर उस चीज़ को टेलर ने नज़रअंदाज किया, मतलब उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आता है ट्रेड यूनियन की तरफ से। मतलब ट्रेड यूनियंस जो है इसके अगेंस्ट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है ये मैं बताती हूँ। मैंने आपको अभी पढ़ाया था मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या था कि जो मैनेजर है और वर्कर्स है वो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो दोनों साथ में सुलझा लेंगे। जब दोनों ही वर्कर और मैनेजर साथ में मिलकर काम को सुलझा रहे हैं और उनमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेड यूनियंस क्या है, अननेसेसरी हो जाती। इस वजह से जो है ट्रेड यूनियंस साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट में है, और यहाँ पे मैनेजर्स भी अगेंस्ट में है। लास्ट पॉइंट ये है कि मैनेजर्स भी इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट में है, इस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अगेंस्ट में है। वो क्यों अगेंस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैनेजर्स का ये कहना है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसकी वजह से, साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम है ना वो बढ़ गया है। यहाँ पे दूसरा कारण भी है मैनेजर्स का अगेंस्ट में, साइंटिफिक मेथड्स के अगेंस्ट में। वो ये है कि डिसीजन पावर भी डिक्रीज़ हो गई है अब मतलब मैनेजर्स की जो डिसीजन लेने की पावर है ना वो भी कम हो गई है साइंटिफिक मेथड्स के कारण। सो इन्हीं सब कारणों से साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्रिटिसिज्म भी होता है। सो यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है, यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे आती है रेफरेंसेस की बारी। मतलब यहाँ पे मैंने जो भी इस स्लाइड में कंटेंट जो ऐड किया है वो मैंने कहाँ से लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है उसमें से जो है काफ़ी सारा कंटेंट लिया है। जो इग्नू के बुक्स हैं तो वहाँ से भी मैंने थोड़ा कंटेंट लिया है, और जो मेरे पर्सनल नोट्स थे जो कि मैंने मेरे बीए में और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के टाइम पे जो मैंने तैयार करे थे उनकी भी मदद मैंने ली है इन स्लाइड्स को तैयार करने में। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब जो ये हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो एंड हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।